की मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं देश के दिग्गज बैंक पब्लिक सेक्टर से, पीएनबी से, पंजाब नेशनल बैंक। 1894 में इस बैंक की हुई थी शुरुआत और ये देश का पहला स्वदेशी बैंक था। 125 साल से ज़्यादा लंबा इतिहास हो गया, अब तो 130 साल से ज़्यादा का हो गया इतिहास। और आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही, एक ऐसा ये आंकड़ा है जो आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। पीएनबी में पहला खाता लाला लाजपत राय साहब ने खोला था, जो हमारे बड़े प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। इस वक्त देश भर में 10,000 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, 11,000 से ज़्यादा एटीएम हैं पीएनबी के पास में। आइए मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ बैंक के एमडी और सीईओ अशोक चंद्र साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सर, जनवरी 2025 से बैंक के एमडी सीईओ हैं। आपने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। कॉरपोरेशन बैंक के साथ आपने 1991 में अपने करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद 2022 से 2025 तक एक लंबी इनिंग आपने खेली। कैनरा बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर रहे हैं आप, और बैंकिंग सेक्टर का लगभग 35 साल का लंबा गहरा अनुभव अशोक चंद्र साहब का हो चुका है। सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। नमस्कार सर। सबसे पहले सर शुरुआत करते हैं, आजकल टॉक ऑफ द टाउन जो बड़ी बड़ी बातें चल रही है एफसीआर डिपॉजिट को लेकर, जो आरबीआई गवर्नर साहब ने अपने पॉलिसी में बड़ा ऐलान किया है। बताएं सर, पीएनबी किस तरह से इसके लिए तैयार है? आप क्या प्लानिंग करके आप अपनी डिपॉजिट्स को लाने की कोशिश कर रहे हैं? किस तरह का टारगेट लेकर चल रहे हैं? कैसी उम्मीद है आपको? किस तरह का रेस्पॉन्स मिलेगा आपको एनआरआई से? बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। थैंक यू सर। और आई थिंक एक बहुत ही लैंडमार्क अनाउंसमेंट्स एंड सीरीज ऑफ अनाउंसमेंट्स लास्ट एमपीसी में ऑनरेबल आरबीआई गवर्नर ने किया है, और डेफिनेटली सारे बैंकों को इसका लाभ लेना चाहिए। और पीएनबी चूंकि एक देश का अग्रणी बैंक है, आई थिंक हमारी जिम्मेवारी काफ़ी बढ़ जाती है कि हम इसके ऊपर अग्रसर होकर काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो इनफ्लो है फॉरेक्स का उसको हम बढ़ाएं। और इसके लिए ऑलरेडी हमने कल हमारी जो अल्को मीटिंग हुई उसमें हमने डिसाइड किया एंड हमने सारे एफसीएनआर रेट्स को रिवाइज किया है। और आज की डेट में हमारा जो एफसीएनआर रेट है वो 3 से 4 साल के लिए 6% हमने रखा है, 4 से 5 साल के लिए 6.05 है, और 5 साल का जो रेट है हमारा वो हमने 6.10 रखा है। और हम उम्मीद कर रहे हैं, जैसा कि काफ़ी जिज्ञासा एनआरआईज की हो रही है, जिस दिन से आरबीआई ने ये रेट को अनाउंस किया है, हमारे जितने भी एनआरआई क्लाइंट हैं उसके साथ हमने संपर्क बनाया हुआ है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक अच्छा हम इनफ्लो हम इसमें लाएंगे। एंड जो रफ हमारा जो एस्टिमेट है उसके हिसाब से करीब 2.5 बिलियन यूएसडी हम इस 3 महीने के भीतर मोबिलाइज करने का हमारा प्लान है। कितना सर, कितना बताया? 3 बिलियन? 2.5 बिलियन यूएसडी ओके। हम इसमें मोबिलाइज करने का हमारा इसमें प्लान है। बहुत बढ़िया। $2.5 बिलियन के आसपास का 2.5 बिलियन। बिल्कुल बिल्कुल 2.5 बिलियन, यानी कि लगभग 25,000 करोड़ की डिपॉजिट आ सकती है। बहुत एग्रेसिव और बढ़िया टारगेट रखा आपने। सर, इसको एक चीज़ और समझाएं कि चूंकि एफसीएनआर डिपॉजिट को एसएलआर और सीआरआर रिक्वायरमेंट में नहीं गिना जाएगा, तो अब ऐसी सिचुएशन में बैंक्स को किस तरह से फायदा मिलेगा? अगर जैसा आप टारगेट लेकर चल रहे हैं, 25,000 करोड़ की डिपॉजिट एडिशनल आती है पीएनबी के पास में, कैसे फायदा होगा बैंक को? देखिए, इसमें दो फायदे तो इमीडिएट दिख रहे हैं। एक तो कि इसमें पूरी हेजिंग कॉस्ट आरबीआई बियर कर रहा है, तो आई थिंक जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है बैंकों का वो डेफिनेटली इसके माध्यम से कम होगा। दूसरा, एक लॉन्ग टर्म के लिए जो बैंकों को फायदा होने वाला है, और हमारे बैंक में भी इससे काफ़ी सहायता मिलेगी। जो डिपॉजिट हम मोबिलाइज करते हैं और जो ट्रेंड हमने देखा है फिक्स्ड डिपॉजिट का, तो जनरली मैक्सिमम 2 से 3 साल में हमारा ज़्यादा डिपॉजिट्स होता है, और हायर जो पीरियड होते हैं उसमें डिपॉजिट्स का जो इनफ्लो होता है वो काफ़ी कम होता है। तो इस एफसीएनआर बी डिपॉजिट जो 3 से 5 साल के बीच में जो हम मोबिलाइज करने वाले हैं, तो लॉन्ग टर्म में काफ़ी जो डिपॉजिट का इनफ्लो होगा, जिसके कारण जो एसेट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म में जो मिसमैच होती है बैंकों की, आई थिंक उसके ऊपर काफ़ी इसमें सहायता मिलेगी, और एक स्टेबल डिपॉजिट बैंक के भीतर आएगा एट ए रीजनेबल कॉस्ट। इसमें सीआरआर एसएलआर भी इसमें वेव किया हुआ है, जो भी हम आज की डेट से इसमें जो मोबिलाइज करेंगे
उसमें सीआरआर एसएलआर भी नहीं है, हेजिंग कॉस्ट भी वेव है। तो आई थिंक जो रेट हमने अनाउंस किया है उसके आधार पे काफ़ी बैंक को अपने कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट को रिड्यूस करने में मदद मिलेगी। एंड फाइनली इसका इम्पैक्ट इस पूरे साल में हमें नीम पे देखने को मिलेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा। ठीक बात है। सर, एक और अनाउंसमेंट जो कल आया है, जिसकी आज काफ़ी चर्चाएं चल रही है, वो एमएसएमई सेगमेंट को लेकर है कि कैबिनेट ने कल, सरकार ने क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 को मंजूरी दी है। करीबन करीबन 2.5 लाख करोड़ की एडिशनल क्रेडिट फ्लो होगी। समझाएं सर, बैंकिंग सेक्टर के लिए और पीएनबी के लिए कितनी फायदेमंद है ये? देखिए, आपने देखा होगा जब कोविड के दौरान भी जो चैलेंजेस सिस्टम में आई थी और एमएसएमई सेक्टर काफ़ी अफेक्ट हुए थे, तो भारत सरकार ने बहुत ही राइट टाइम पे, उस समय भी ईसीजीएलएस स्कीम आई थी और उसका काफ़ी बेनिफिट एमएसएमई सेक्टर को मिला था। नॉन एमएसएमई सेक्टर को भी उसका बेनिफिट दिया गया था। आई थिंक बहुत ही अप्रोप्रिएट टाइम पे भारत सरकार ने अगेन इसको अनाउंस किया है। एंड 2,55,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी जो मिल रही है एमएसएमई सेक्टर को एंड अदर देन एमएसएमई सेक्टर को भी इसमें सुविधा देने का प्रावधान है। तो आई थिंक काफ़ी सुविधा इसमें मिलने वाली है इस सारे सेक्टर को। रफ एस्टिमेट जो हमने किया है, हमारे करीब 6 लाख एलिजिबल अकाउंट हमारे सिस्टम में हैं जो एलिजिबल है इसके लिए, और करीब 50,000 करोड़ का रफ एस्टिमेट ईसीएलजीएस के माध्यम से लोगों को मिल सकता है। आज की डेट में जो एप्लीकेशंस हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, वो करीब 38,000 एप्लीकेशंस आए हैं, करीब 15,000 करोड़ का हमने एप्लीकेशन रिसीव किया हुआ है। तो आई थिंक काफ़ी ट्रैक्शंस इसमें आगे देखने को मिलेगा। और पीएनबी एक अग्रणी बैंक होने के नाते हम इसके ऊपर काफ़ी प्रचार भी कर रहे हैं। हमने काफ़ी टाउन हॉल मीटिंग और एमएसएमई आउटरीच एक्टिविटी की है पूरे कंट्री में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सुविधा से जोड़ने का हम प्रयास करेंगे। अशोक चंद्र साहब, सर, आपके लिए पिछला वित्त वर्ष बैंक के लिए काफ़ी बढ़िया रहा। जबरदस्त इंप्रूवमेंट हुई है परफॉर्मेंस में भी, और अच्छी बात यह कि एसेट क्वालिटी में भी। अब वित्त वर्ष 2027 के लिए किस तरह का गाइडेंस, किस तरह की परफॉर्मेंस की उम्मीद रखी जाए पीएनबी से? आपका क्या विजन है? देखिए, हमने जो शुरू में ही जो गाइडेंस हमने डिक्लेयर किया था फॉर 26-27, और अभी जो 2 महीने का जो ट्रेंड है, आई थिंक हम जो गाइडेंस दिए हैं, जैसे क्रेडिट का गाइडेंस हमने दिया था 12 से 13% का ग्रोथ होगा। आई थिंक हम पूरी तरह उस गाइडेंस के ऊपर हैं, हम इसको एक्सीड करेंगे। डिपॉजिट ग्रोथ का जो गाइडेंस हमने 9 से 10% का दिया है पूरे साल का, हम काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं इस साल डिपॉजिट में भी। कासा शेयर का हमने 38% का गाइडेंस दिया है पूरे साल के लिए, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस गाइडेंस को भी इस बार हम मीट करें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 9 to 10% एंड नेट इंटरेस्ट इनकम 7% का हमने गाइडेंस दिया है। तो इन सारे गाइडेंस के ऊपर हम काम कर रहे हैं, और आप देखेंगे जून क्वार्टर का जो रिजल्ट होगा, जो गाइडेंस हमने दिया है उस गाइडेंस के ऊपर हम रहेंगे। 2-3 गाइडेंस जो हमने एसेट क्वालिटी के ऊपर दिया है, जो कि लास्ट ईयर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन हमारा एसेट क्वालिटी के ऊपर रहा। ग्रॉस एनपीए का जो गाइडेंस हमने इस साल दिया है वो लेस देन 2.5% का गाइडेंस है, और नेट एनपीए लेस देन 0.3%। पीसीआर ऑलरेडी हम प्रोविजन कवरेज रेशियो 97% से ऊपर हैं, और हम इस गाइडेंस को मेंटेन करेंगे। रिटर्न ऑन एसेट्स इस साल, पूरे साल में हम एबव 1% रहेंगे, और हम पूरी तरह ऑन ट्रैक हैं इन सारे गाइडेंस को मेंटेन करने के लिए। बिल्कुल परफेक्ट। और आपने ईसीएल की भी बात की, जरा एक बार उसमें थोड़ा सा डिटेल में समझना चाहता हूँ सर, कि क्या और एडिशनल प्रोविजनिंग करने की इस साल आपको जरूरत है या पर्याप्त है? देखिए, अभी सिस्टम बेस्ड ईसीएल कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, और डिजिटल ऑनबोर्डिंग ऑलरेडी बैंक में हो चुकी है, और ट्रायल रन हमारा स्टार्ट है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिजिटल के माध्यम से जो मैट्रिक्स हमने क्रिएट की है, आई थिंक बाय सितंबर एंड हमें एक्चुअल पोजीशन मालूम होगी। लेकिन जो लास्ट टाइम भी हमने इंडिकेट किया था कि जो कुछ रफ कैलकुलेशन हमने मैनुअली किया है, आई थिंक हम उसके अंतर्गत अपनी काफ़ी सुदृढ़ स्थिति में हैं। 2-3 फैक्टर इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो सीआरएआर जो हमारा बहुत ही कंफर्टेबल है, और CET1 रेशियो भी मोर देन 13% है। तो कैपिटल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कोई चैलेंज इसके इम्प्लीमेंटेशन में नहीं लग रहा है। दूसरा, प्रोविजन जो है, जो ऑलरेडी पूरे फाइनेंशियल ईयर में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो हमने मेंटेन किया है, 2,000 करोड़ से ऊपर हमने एक फ्लोटिंग प्रोविजन ईसीएल माइग्रेशन के लिए रखा है, और इस साल भी हर एक क्वार्टर में करीब 200-250 करोड़ हम एडिशनल ईसीएल के लिए प्रोविजन करेंगे। आई थिंक इन सारे प्रोविजन को मद्देनजर रख के मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त कर सकता हूं कि 1 अप्रैल 2027 से जब ईसीएल माइग्रेशन होगा,
तो हमारी बैंक में बड़ा ही स्मूथ ट्रांजिशन होगा और इसका कोई चैलेंज हमारे प्रॉफिटेबिलिटी पे, हमारे कैपिटल पे कहीं देखने को नहीं मिलेगा। हम मेंटेन करेंगे सारे रेशियोज। बिल्कुल परफेक्ट। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक का। अशोक चंद्र साहब, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, बहुमूल्य समय निकाला और विस्तार